आपके सामने 4 रिएक्शन लिखा हुआ है और बोला इसमें से कौन सा रेडॉक्स नहीं होगा। तो ध्यान देना, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका लॉस और गेन दोनों होता है। तो जहाँ पे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों हो रहा है तो उसको हम रेडॉक्स बोलते हैं। तो ध्यान देना, जो पहला रिएक्शन है उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में जा रहा है और कॉपर जो है +2 में से 0 में जा रहा है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये रेडॉक्स हो जाएगा, तो रेडॉक्स होगा। ठीक है। जो सेकंड है, सेकंड में क्या है, आपका जो KClO3 है उसमें Cl है अपने +5 स्टेट में जो कि जा रहा है 0 स्टेट में, और जो I है 0 स्टेट में वो जा रहा है अपने +5 स्टेट में। यानी यहाँ पे क्लोरीन रिड्यूज हो रहा है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी रेडॉक्स होगा। H2 + Cl2 में H2 0 स्टेट में है, Cl2 0 स्टेट में है, ये फॉर्म करेगा HCl, तो यहाँ पे H का +1 स्टेट होगा, Cl का -1 होगा। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का। तो ये भी आपका रेडॉक्स का एग्जाम्पल होगा। जो लास्ट में है जो BaCl2 + सोडियम सल्फेट, इसमें क्या हो रहा है, बस आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो बैरियम का यहाँ +2 है, बैरियम यहाँ +2 है, क्लोरीन -1 है, यहाँ पे क्लोरीन -1 है, सोडियम +1 है, सोडियम यहाँ भी +1 है। सल्फेट में S का प्लस, जो भी यहाँ सल्फेट है, सल्फेट यहाँ पे कॉमन आ गया। तो इस पूरे प्रोसेस में सिंपल आपका आयन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रोसेस में कहीं भी ऑक्सीडेशन से चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पे कोई भी लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, तो आपका रेडॉक्स नहीं होगा। यानी जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन करेक्ट होगा हमारा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें डाइक्रोमेट आयन को ट्रीट किया गया है सल्फाइड आयन के साथ इन एसिडिक मीडियम। तो डाइक्रोमेट आयन खुद को कन्वर्ट किया है क्रोमियम +3 में, और यहाँ पे सल्फाइड गया है ऑक्सीडेशन के सल्फेट में। तो बोला गया इसका बैलेंस इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है ABC आपको बताना है। तो ध्यान देना, इसको अगर हम देखें तो डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, एंड सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 होगा। एसिडिक मीडियम में होता है क्या है, क्रोमियम +3 में गया है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे सल्फाइड गया है सल्फेट में। तो आप देखोगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, और यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब लॉस गेन को इक्वेट करो तो क्या होगा, इस लॉस को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। यानी सल्फाइड और सल्फेट का जो कोफिशिएंट होगा वो 3 होगा, यानी जो B है यहाँ पे वो 3 होगा। अगर हम A का बात करते हैं तो यहाँ पे जो A है आपको दिख रहा है, A का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हो तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो A के बदले आप क्या पुट कर सकते हो, 1। तो B होगा 3, A होगा 1। तो A 1 और B 3, इतना तो कंफर्म हो चुका है। अब ध्यान देना, लेफ्ट साइड में चार्ज कितना है, तो लेफ्ट साइड में आपके पास डाइक्रोमेट में -2 चार्ज है और सल्फाइड में -2 चार्ज है, बट यहाँ पे 3 सल्फाइड है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होगा, -6। नेट चार्ज क्या होगा लेफ्ट साइड का, -8। और राइट में क्या है, राइट में आपके पास Cr +3 है और 2 Cr +3 का +6 चार्ज होगा और 3 सल्फेट का -6 चार्ज होगा। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो राइट का चार्ज 0 है। चार्ज बैलेंसिंग के लिए आप H+ यूज करोगे, तो H+ कितना यूज करोगे, तो आप 8H+ ऐड करोगे लेफ्ट साइड में। तो H+ के पास जो कोफिशिएंट होगा ये क्या हो जाएगा, NEC हो जाएगा 8। तो आपका जो बैलेंस इक्वेशन का जो ABC इस क्वेश्चन पूछा गया है वो हो जाएगा 1, 3 and 8, यानी आपका जो ऑप्शन C होगा, इसी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पूछा गया है कि कौन सा गिवन ऑप्शन में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, जो मोर एट्री मेटल है वो लेस एट्री मेटल को उसके सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो इसको देखोगे तो पहला जो ऑप्शन ए है, इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। सेकेंड वाले में भी आप डिकम्पोज करो तो ये भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होगा। सी जो ऑप्शन दिया उसमें क्या है, एल्युमिनियम मोर एट्री मेटल है, तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, क्रोमियम को उसके ऑक्साइड से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो मोर एट्री मेटल है वो लेस एट्री मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे। तो यानी एल्युमिनियम खुद को भेज रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड में और क्रोमियम ऑक्साइड से क्रोमियम बाहर जा रहा है। तो आपका जो मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल बोला है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन सी में होगा, ठीक है। इनफैक्ट ऑप्शन जो डी है वहाँ भी डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि H+ जो आयन है वो
उसमें देखोगे तो हाइड्रोजन और आयरन में ज़्यादा रेटिव मेटल एलिमेंट कौन होता है, तो आपका जो आयरन है ज़्यादा रेटिव एलिमेंट है एच कम्पेयर टू एच। तो आयरन क्या करता है, H प्लस के सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलेंगे हम लोग नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी आपका नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया था बच्चा वालों आपसे, तो क्वेश्चन पूछा गया था मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर क्वेश्चन बोला जाता कि इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग डी को केस में टिक करते। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब हमने एक रिएक्शन दिया और बोला इसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में CH4 में अगर C का X मानते हो तो H का क्या होगा, +1 होगा, उस केस में कार्बन आ जाएगा -4। और राइट साइड में आपके CCl4 में क्लोरीन ज़्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो उसमें Cl को मानोगे -1 और X निकालोगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो C का वैल्यू आ जाएगा +4, यानी जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन का वो -4 से +4 की तरफ मूव कर रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, यानी कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -4 से +4 में चेंज हो रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अब सामने बोला गया है व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, यानी बेसिकली Br3O8 का फिगर आपसे पूछा गया है। ध्यान देना ये इसका फिगर आपके NCERT में रेडॉक्स चैप्टर के ग्रीन बॉक्स, इन लास्ट में ग्रीन बॉक्स रहता है उसमें बना के दिया हुआ है आपके NCERT में। तो ऐसा नहीं कि फिगर आपके NCERT में नहीं है, तो NCERT में है। तो आपको ध्यान देना है NCERT का हर लाइन हर बॉक्स जो ड्रॉ किया हुआ है उसको आपको ध्यान से देखना है, आपको आपका मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर NCERT में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका जो फिगर बनता है उसका फिगर ऑप्शन बी से मैच करेगा, यानी बेसिकली यहाँ पे 3 ब्रोमीन कनेक्टेड होता है सिंगल बॉन्ड से, और लेफ्ट एंड राइट का जो Br होता है उसमें 3 डबल बॉन्ड O होता है और बीच वाले Br में 2 डबल बॉन्ड O होगा। तो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होता है बी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन बोला गया है कि गिवन 4 में से कौन सा रिएक्शन जो होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। ध्यान देना पहला वाला जो है उसमें क्या है, कॉपर का +1 स्टेट है, तो यहाँ पे 2 कॉपर है, तो 2 कॉपर में एक कॉपर का +1 कहाँ जा रहा है, 0 स्टेट में रिड्यूस हो रहा है, दूसरा कॉपर प्लस कहाँ जा रहा है, +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। नहीं, ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि यहाँ पे सेमी एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हुआ और वही एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो पहला करेक्ट है। सेकेंड देखते हैं हम लोग, यहाँ पे MnO4 - 2 जिसका Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, एक खुद को +7 N+4 में चेंज कर रहा है, यानी Mn +6 से +7 जा रहा है, ऑक्सीडाइज किया, और Mn एलिमेंट है +6 से कहाँ जा रहा है, +4 हो रहा है, मतलब रिड्यूस कर रहा है, यानी यहाँ पे सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड में क्या है, यहाँ पे KMnO4 में Mn का +7 स्टेट है और राइट में Mn +6 एंड +4 में है, तो यहाँ पे Mn ओनली रिड्यूस हो रहा है, +7 से +6 जा रहा है एंड +7 से +4 जा रहा है, तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं बोलेंगे। फोर्थ वाले में आपके पास MnO4 माइनस में Mn का +7 स्टेट है और यहाँ पे Mn का +2 स्टेट है, दोनों जो है +4 में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। ये यहाँ बेसिकली है क्या, ये डिस्प्रपोर्शनेशन का रिवर्स है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन का रिवर्स है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जो फोर्थ है वो कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा ये, ठीक है। तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन तो नहीं बोलेंगे, यानी हमारा जो 1 और 2 है वही डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1 और 2 ओनली। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO6। तो ध्यान देंगे अगर हम मैथमेटिकल तरीके से क्रोमियम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे क्रोमियम को के वैल्यू का x मानते हैं तो वो होता है -2 मैथमेटिकल तरीके में, तो x +6 × -2 = 0। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा +12, और +12 जो है आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है बी ऑप्शन में। तो
आप क्या करोगे, बी ऑप्शन का टिक कर दोगे। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आएगा कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम का जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 ही हो सकता है। इसके बियॉन्ड क्रोमियम सो ही नहीं करता। तो यहाँ जो +12 आप निकाले हो ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा कि क्रोमियम बाय डिफ़ॉल्ट +6 उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। उसके बियॉन्ड क्रोमियम फर्दर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको CRO6 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। तो CRO6 जो होता है आपका फैन शेप होता है, यानी इसमें बेसिकली 3 पेरोक्साइड लिंकेज इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। इसको बोल सकते हैं फैन की तरह होता है, फैन शेप्ड। अब सिंपली क्या करोगे आप, इसमें क्रोमियम और O के बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट करो। तो अगर यहाँ पे क्रोमियम और O में कितना बॉन्ड बना हुआ है, तो 6 बॉन्ड बना हुआ है। तो हर बॉन्ड को जब तोड़ोगे तो क्रोमियम का जो कि अल्टरनेटिव O से कम है, तो हर बॉन्ड के तोड़ने पे क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा, प्लस। तो यहाँ पे 6+ बिल्ड होगा क्रोमियम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रोमियम पे क्या होगा, 6+ बिल्ड होगा। तो अल्टीमेटली क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इस केस में, +6 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ कंपाउंड दिए हैं और बोला गया है आपको इन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो N का है इनमें है, तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन कंपाउंड में उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ध्यान देना, जो हाईएस्ट स्टेट होगा नाइट्रोजन का होता है नाइट्रिक एसिड में N का +5 स्टेट में होगा। तो दो आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शन में +5 स्टेट यानी नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है। उसके बाद जो होगा NO में होगा, NO में क्या होगा, N का ऑक्सीडेशन क्या होगा, +2 होगा। तो 2 जगह आपको NO मेंशन किया होगा। फिर N2 में N का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है और NH4Cl में N का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो होगा -3। तो आप देखोगे जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट अरेंज किया हुआ है वो क्या हुआ, ऑप्शन ए में, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने पर मैग्नेट आयन एंड ऑक्सिलेट आयन को ट्रीट किया गया इन एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा जिसमें पर मैग्नेट आयन खुद को रिड्यूस करेगा Mn+2 में, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। और जो ऑक्सिलेट आयन है खुद को भेजेगा CO2 में, यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सिलेट का कार्बन +3 से जाएगा CO2 में +4 में। तो यहाँ पे चूंकि ऑक्सिलेट में 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लगा लो। तो 1 कार्बन में 1 का लॉस होगा, तो 2 कार्बन में क्या होगा, 2 का लॉस होगा। अब क्या करेंगे, हम लॉस गेन को इक्वेट करते हैं। तो लॉस गेन को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 इसको आप 10 बना सकते हो। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग चार्ज बैलेंस करते हैं। तो MnO4- पे चार्ज 1 है, तो यहाँ पे 2 पार्टिकल तो क्या होगा, -2 चार्ज यहाँ से आएगा। और ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज होता है तो 5 पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या -10 चार्ज आएगा। तो लेफ्ट साइड का चार्ज कितना हो जाएगा, -12। और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में Mn+2 चार्ज है, तो Mn+2 का 2 पार्टिकल, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, +4। तो डिफरेंस ऑफ चार्ज कितना होने वाला है, -12 से +4 यानी 16 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में 16 H+ को जोड़ोगे। इसका मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का कोफिशिएंट होगा MnO4 का 2 होगा, ऑक्सिलेट का क्या होगा, 5 होगा, और H+ का 16 होगा। यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका नेचर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो बोला गया है किस केस में जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग नहीं है। तो ध्यान देना, पहले वाले ऑप्शन में कॉपर को 0 से +2 में भेज रहा है, यानी यहाँ पे इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग होगा। सेकंड में सल्फर का 0 से कहाँ भेजा, +4 में, यहाँ पे भी इसका नेचर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग होगा। थर्ड वाले ऑप्शन में कार्बन का 0 स्टेट से भेजा इसको +4 स्टेट में, यानी यहाँ पे भी इसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग होगा। डी ऑप्शन जो बात कर रहे हैं इसमें कैल्शियम फ्लोराइड में डालेंगे H2SO4, तो बेसिकली इसमें बस क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन से चेंज नहीं हो रहा है। कैल्शियम +2 में यहाँ पे है, यहाँ भी कैल्शियम +2 में है। यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ भी -1 है। H का +1 है, यहाँ भी +1 है।
सल्फर का +6 यहाँ भी +6 है, और O का है -2 है, तो वहाँ भी क्या है -2 है। यानी कहीं भी आपका ऑक्सीडेशन से चेंज नहीं हो रहा है। यानी इस केस में जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं होगा, और यही मेरे क्वेश्चन का डिमांड था। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन डी है ये होगा करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO6। तो ध्यान देंगे, अगर हम मैथमेटिकल तरीके से क्रोमियम को ऑक्सीडेशन से निकालेंगे तो यहाँ पे क्रोमियम को के वैल्यू का x मानते हैं तो O होता है -2 मैथमेटिकल तरीके में, तो x + 6 × -2 = 0। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा +12, और +12 जो है आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है बी ऑप्शन में। तो आप क्या करोगे, बी ऑप्शन का टिक कर दोगे। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे आएगा कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम का जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 ही हो सकता है। इसके बियॉन्ड क्रोमियम शो ही नहीं करता। तो यहाँ जो +12 आप निकाले हो ये रॉन्ग होगा, कि क्रोमियम बाय डिफ़ॉल्ट +6 उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसके बियॉन्ड क्रोमियम फर्दर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको CrO6 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। तो CrO6 जो होता है आपका फैन शेप होता है, यानी इसमें बेसिकली 3 पेरोक्साइड लिंकेज इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। इसको बोल सकते हो फैन की तरह होता है, फैन शेप्ड। अब सिंपली क्या करोगे आप, इसमें क्रोमियम और O के बॉन्ड को ब्रेक करना स्टार्ट करो। तो अगर यहाँ पे क्रोमियम और O में कितना बॉन्ड बना हुआ है, तो 6 बॉन्ड बना हुआ है। तो हर बॉन्ड को जब तोड़ोगे तो क्रोमियम का जो कि अल्टरनेटिव D O से कम है, तो हर बॉन्ड के तोड़ने पे क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा, प्लस। तो यहाँ पे 6+ बिल्ड होगा क्रोमियम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रोमियम पे क्या होगा, 6+ बिल्ड होगा। तो अल्टीमेटली क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इस केस में, +6 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन बोला गया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रोल क्या है इन दोनों रिएक्शन में। तो ध्यान देना, जो पहले वाले रिएक्शन में ओजोन को ट्रीट किया गया H2O2 से, तो ओजोन जो होता है वो ज़्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस केस में क्या होता है, ओजोन खुद को रिड्यूस करेगा, यानी भेजेगा खुद को -2 स्टेट में, और इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यानी यहाँ पे O का -1 जो स्टेट है पेरोक्साइड में, उसको भेजेगा 0 स्टेट में, ठीक है। तो इस केस में, यानी इस केस में H2O2 खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो क्या होगा, इसमें काम करेगा जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सेकेंड वाले केस में फिर से क्या हो रहा है, सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर में जा रहा है, यानी सिल्वर खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। यानी सिल्वर यहाँ पे काम कर रहा है एज ए स्ट्रॉन्ग यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो H2O2 खुद को क्या कर रहा है, यहाँ पे -1 से भेज रहा है खुद को 0 स्टेट में, यानी H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी इस केस में क्या हो रहा है, H2O2 बिहेव करेगा जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो सिंपल है ना, सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर निकल रहा है, मतलब सिल्वर इसमें रिड्यूस हो रहा है। तो सिल्वर ऑक्साइड का नेचर होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो H2O2 का नेचर होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, यानी इसमें H2O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इन दोनों केसेस में क्या है, इन दोनों केसेस में आपका जो H2O2 है रिड्यूसिंग की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ऑप्शन आपका जो ऑप्शन सी होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में से पूछा गया है कि किस केस में पेयर ऑफ कंपाउंड एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आयरन है और टिन है। तो आयरन का 2 स्टेट पॉसिबल है, आयरन का +2n +3, और टिन का भी 2 स्टेट पॉसिबल होता है, Sn का, यानी +2n +4। तो होता क्या है कि पहले वाले जो ऑप्शन ए में है कि टिन का जो +2 स्टेट है खुद को भेजना चाहता है +4 में। टिन का +4 से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जब ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ पे जो आयरन का +3 स्टेट है उसको रिड्यूस कर देगा आयरन +2 में, यानी इस केस में ये कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सेकंड वाले केस में क्या है कि टिन का फिर से क्या, टिन का +4 से ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे टिन का जो +2 स्टेट है खुद को भेजा है किसमें, +4 में, और मरकरी का जो +2 स्टेट है उसको भेजेगा मरकरी के +1 स्टेट में। यानी यहाँ भी क्या है, रिएक्शन ऑकर करेगा, ये भी साथ में कोएग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा। ऑप्शन डी का हम बात करते हैं। डी में क्या है कि आयरन का जो +3 स्टेट है खुद को भेजेगा +2 स्टेट में, और यहाँ पे क्या होगा, जो आपका Ki में जो I- है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। तो यहाँ भी क्या होगा, ये पेयर कोएग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन सी का हम बात करें तो सी में क्या है कि आयरन का +2 स्टेट है
और Sn का +2 है, तो Sn +2 से +4 जाएगा भी, तो उसमें क्या दिक्कत है कि Rn+2 फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो ये Sn+2 का ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी तो है, बट यहाँ पे Rn+2 फर्दर रिड्यूस नहीं होने वाला, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। यानी इस केस में Sn अपने +2 में ही रहेगा और Rn अपने +2 में ही रहेगा। तो इन दोनों का जो कोएग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल है साथ में। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा, ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को हीट कर रहे हो, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का इसमें चेंज होने वाला है। तो ध्यान देना, आपका जो रिएक्शन होगा इसमें KClO3 है प्लस ऑक्जेलिक एसिड है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें होता क्या है, तो KCl3 जो है तो यहाँ से KCl फॉर्म करेगा, ऑक्जेलिक एसिड जो है उसका ऑक्सीडेशन होकर CO2 में जाएगा। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे देखोगे तो आपका जो Cl है उसका +5 स्टेट लेफ्ट में है और यहाँ जा रहा है -1 स्टेट में। यानी यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से चेंज कर रहा है। ऑक्जेलिक एसिड में होता है कार्बन +3 स्टेट में, जो कि यहाँ +4 में जा रहा था, यहाँ पे अल्टीमेटली 1 कहीं चेंज हो रहा है। तो आप देखोगे तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है आपका किसका, क्लोरीन का। ठीक है, इसमें टोटल कितने का चेंज हो रहा है, तो टोटल चेंज हो रहा है आपके कितना, तो चेंज हो रहा है टोटल 6 का चेंज हो रहा है। और जो सल्फ़र है वो बेसिकली जाता है K2SO4 में, तो सल्फ़र में ऑक्सीडेशन स्टेट जितना था लेफ्ट में उतना ही क्या होगा राइट में होगा। इसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट H का भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज हो रहा था बेसिकली किसका, क्लोरीन इन कार्बन का, कार्बन में चेंज हो 1 का और क्लोरीन में चेंज हो रहा है 6 का। तो मैक्सिमम चेंज किस में होगा, क्लोरीन में। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा करेक्ट होगा। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन बोला गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन फॉस्फेट, सल्फर इन सल्फेट। तो फॉस्फेट में +5 होता है और सल्फर का सल्फेट में होता है +6 और क्रोमियम इन क्रोमेट डाइक्रोमेट ये होता है +6। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो +5 +6 +6 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, बोला गया है कि 1 मोल फेरस ऑक्सलेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पे इन एसिडिक मीडियम आपका कितना मोल MnO4- रिक्वायर्ड होगा। तो ध्यान देंगे, जो फेरस ऑक्सलेट होता है उसका अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन आप करते हो तो इसमें 2 पार्ट है, एक है Fe+2 और एक है ऑक्सलेट। Rn+2 का ऑक्सीडेशन होकर +3 में कन्वर्ट होता है और ऑक्सलेट कन्वर्ट होता है CO2 में। तो यहाँ पे 2 कार्बन था, 2 ले लो, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और यहाँ पे +3 से जब +4 में कन्वर्जन होगा तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो नेट लॉस कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन करने में, तो इसका लॉस होगा नेट 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है। ठीक है, तो फेरस ऑक्सलेट में आपका 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो MnO4 का बात करते हैं, तो MnO4 में अगर बात करते हो तो आपके पास अगर मीडियम एसिडिक होता तो बहता है किसमें, +2 में, तो +7 से ज़्यादा +2। तो इसका 1 मोल में 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एक पार्टिकल में। तो मान लेते हैं आपके पास 1 मोल दिया किसका हुआ, तो 1 मोल दिया हुआ है आपके पास फेरस ऑक्सलेट का। तो 1 मोल में आपका कितना लॉस है, तो आपका 3 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा नेट। तो गेन भी इतना ही होना चाहिए। तो आप क्या करो, लॉस गेन को इक्वेट कर दो। तो आप मान लो कि MnO4 का x मोल लिया हुआ है, तो एक पार्टिकल में 5 इलेक्ट्रॉन का अगर गेन होता है तो x में क्या होगा, 5x का गेन होगा। तो यहाँ पे लॉस 3 का है और गेन है 5x का, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा, तो x हो जाएगा आपका 3/5, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0.6 मोल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो MnO4- रिक्वायर्ड होगा ये होगा 0.6 मोल। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको एक और तरीके से बना सकते हो, चूँकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट C2O4 इक्वल टू क्या हो, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-। तो यहाँ पे n फैक्टर फेरस ऑक्सलेट का कितना होगा, 3 होगा, तो इसका मोल है 1 × n फैक्टर। और आप मान लो MnO4- का x मोल मान लो, तो उसका n फैक्टर कितना होगा, इसका 5 होगा, तो यहाँ पे x निकल के आ जाएगा 3/5 यानी 0.6। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करते हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ब्रोमीन का बिहेवियर बेस्ट किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये होगा आपका 0, और राइट में यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है। यानी इस केस में क्या हो रहा है, ब्रोमीन जो है 0 से +1 भी जा रहा है, 0 से -1 भी जा रहा है। यानी इस केस में ये बहुत ऑक्सीडाइज एंड दोनों हो रहा है। तो आपका जो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये थे इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन द एनायन SO3 - 2, ये होगा +4, S2O4 - 2 में हो जाएगा आपके पास +3, और S2O6 - 2 में हो जाएगा, ये हो जाएगा +5। अब आपको इसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो सबसे जो लोएस्ट होगा ये हो जाएगा किस में, तो लोएस्ट हो जाएगा आपका S2O4 - 2 में, देन होगा सल्फाइड में, देन होगा S2O6 - 2 में। यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर का। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि Fe3O4 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe क्या होगा। तो सिंपली आप क्या होगा, इसको x मान लो, तो 3x + 4 × -2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या होगा 8, तो x क्या हो जाएगा 8/3। यानी आपका जो ऑप्शन डी होगा ये होगा करेक्ट। ठीक है, डी होगा करेक्ट। अब ध्यान देना, इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि Fe3O4 बेसिकली आपका एक मिक्स ऑक्साइड होता है। इसमें बेसिकली FeO और Fe2O3 होता है। यानी इस Fe3O4 में आपका एक Fe+2 सेट में होगा और आपका 2 Fe जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3 होता है। तो ये जो 8/3 हम लोग आंसर टिक कर रहे हैं ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मेटल के कांटेक्ट में जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन जब डालोगे तो उसमें जिंक +2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज नहीं करेगा। तो ध्यान देना, जिंक जो +2 के सॉल्यूशन में अगर आप जिंक से ज़्यादा रेडिएटिव का मेटल डालते हो, यानी जो मेटल जिंक से ज़्यादा रेडिएटिव है तो वो क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस करेगा। जिंक को डिस्प्लेस करेगा तो जिंक +2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, लेड, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्युमिनियम में जिंक से ज़्यादा रेडिएटिव मेटल कौन है, तो आपको पता है इन सब में जिंक से ज़्यादा रेडिएटिव मेटल कौन है, एल्युमिनियम यानी बी है। तो जब एल्युमिनियम इसमें डालोगे तो एल्युमिनियम क्या करेगा, जिंक +2 को डिस्प्लेस करेगा उसके एक्वा सॉल्यूशन से और खुद आएगा अपने एक्वा सॉल्यूशन में और जिंक बाहर जाएगा। इस प्रोसेस में जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो ध्यान देंगे, रेडॉक्स का मतलब होता है जहाँ पर लॉस और गेन दोनों हो रहा होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो पहला ध्यान देंगे, पहला जो प्रोसेस है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इसमें सिंपली क्या होता है, वाटर का लिक्विड से गैसेस फेज में बस इसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो इसमें कोई भी लॉस और गेन तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो इसको आप रेडॉक्स नहीं बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया बी वाले में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है इसका मतलब यहाँ पे लॉस और गेन दोनों हो रहा है, इसका मतलब इसको आप रेडॉक्स बोलोगे, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगर हम सी का बात करते हैं तो सी बेसिकली क्या है, एसिड और बेस रिएक्शन है, इसमें न्यूट्रलाइजेशन होता है। अब इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कोई भी लॉस और गेन नहीं होगा। आप चेक कर लेना, H यहाँ +1 स्टेट में है, यहाँ भी H का +1 स्टेट रहेगा। सल्फर का यहाँ +6 स्टेट है, यहाँ भी सल्फर का +6 स्टेट है। सोडियम यहाँ +1 स्टेट में है, सोडियम का यहाँ भी +1 स्टेट है। O का यहाँ पे -2 हर जगह पे, यहाँ भी हर जगह -2 होगा। तो यहाँ पे कहीं भी लॉस और गेन का नहीं होगा, इसका मतलब C भी आपका रिडॉक्स नहीं होगा। D में बात करते हैं, एटमॉस्फेयर में O3 का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम O2। तो O3 अगर O2 से बनेगा तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ भी कोई भी गेन या लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको भी रिडॉक्स नहीं बोलोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन यानी जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साथ साथ होगा, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान देना, इस क्वेश्चन बोला गया है कि सोडियम थायोसल्फेट
यानी H2O3 - 2 को जब हम आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो आपका थायोसल्फेट है खुद को कन्वर्ट करता है S4O6 - 2 में, यानी खुद को करता है +2 से 2.5 में, यानी खुद को करता है ऑक्सीडाइज, और I2 को भेजता है I- में, यानी इसको होता है रिड्यूस करता है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राथायोनेट आयन। आपका ऑप्शन जो ए होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा ऑक्साइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। तो ध्यान देना, जिस ऑक्साइड में जो आपका एलिमेंट है अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना होगा तो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो अगर एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ध्यान देना, CO2 में जो कार्बन है ऑलरेडी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि +4 होता है कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में इसका नेचर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट होगा। Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और क्लोरीन का मैक्सिमम होता है +7, तो इसके पास स्कोप है खुद को ऑक्सीडाइज करने का। NO2 में N का +4 है तो N अपने मैक्सिमम +5 में कन्वर्ट हो सकता है। SO2 में S का +4 है जो कि अपने मैक्सिमम +6 में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सब में B, C, D में रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव करने का आपके पास स्कोप है, बट ऑप्शन ए में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ, बोला इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बिहेव कर रहा था। ध्यान देना, इस रिएक्शन में आप देखोगे तो डाइक्रोमेट खुद को रिड्यूस कर रहा है और जो निकल है खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। इन इस केस में निकल जो है बिहेव कर रहा है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I इन H4IO6-। तो ध्यान देना, सिंपली क्या करना, I का X मान ले तो 4 हो गया H और उसका होगा +1, 6 O का -2 मान लो इक्वल टू -1 कर ले। अब सॉल्व कर लो आप आराम से। तो जो X होगा तो 4 + X - 12 इक्वल टू -1। तो यहाँ से X - 8 इक्वल टू -1, तो X क्या हो जाएगा +7, यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।